वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को स्टडी करेंगे बुक से। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीदिंग सो असेंशियल टू लाइफ। बोला हम सब ब्रीथ करते हैं सांस लेने के लिए, लेकिन जो ये सांस लेना है वो क्यों असेंशियल है लाइफ के लिए। व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ, क्या होता है जब हम सांस लेते हैं। ऑल्सो डू ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब्स ब्रीद, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या माइक्रोब्स जो हैं वो सांस लेते हैं। इफ सो हाउ, अगर हाँ तो कैसे। आगे है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। बोला सभी लिविंग एनर्जीज को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए होती है डेली लाइफ एक्टिविटीज को करने के लिए। और बी इट अब्जॉर्प्शन, जैसे कि अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, इन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है। वी नो वी ईट फूड फॉर एनर्जी, हमें पता है कि हम खाना खाते हैं एनर्जी के लिए, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम द फूड, लेकिन ये जो एनर्जी है वो फूड से कैसे ली जाती है। हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, ये एनर्जी यूटिलाइज्ड कैसे होती है। डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सभी फूड सेम अमाउंट की एनर्जी देते हैं। डू प्लांट्स ईट, क्या प्लांट्स ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं कुछ। वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, सभी प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड, और बोला क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपनी एनर्जी के लिए क्या वो भी खाना खाते हैं। You may wonder at several questions raised above. They may seems to be very undisconnected. बोला आप ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी से आप वंडर करेंगे, उनको देख के हैरान होंगे, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में डिस्कनेक्टेड हैं, कुछ भी इनमें जुड़ा हुआ नहीं है। बट रियलिटी में क्या है, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। लेकिन ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग का वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी और एनर्जी फ्रॉम फूड से। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड हाउ दिस हैपन। बोला आइए हम देखते हैं ये सब कैसे होता है। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कैन कॉल फूड। बोला जितनी भी एनर्जी है हमें अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए होती है वो हमें कहाँ से मिलती है। बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन से मिलती है, और इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ये क्या करते हैं, ये दोनों ही हैं, ये एनर्जी को ट्रैप करते हैं, ट्रैप द लाइट एनर्जी को, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में जाके स्टोर हो जाती है, जैसे कि ग्लूकोज में, सुक्रोज में और स्टार्च के इन सब के जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पे ये स्टोर हो जाती है। वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू, ग्रीन प्लांट्स में भी नॉट ऑल द सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस, ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। बोला कि हमें इतना पता होना चाहिए, कि रिमेंबर होना चाहिए कि सभी ग्रीन प्लांट्स में भी नॉट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें उनमें सारे सेल जो या टिश्यू या ऑर्गन जो हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, सिर्फ वही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये सुपरफिशियली मतलब ऊपर जैसे पाए जाते हैं, जो उनकी लेयर होती है उनमें सबसे ऊपर वाले सेल्स होते हैं वहां पे पाए जाते हैं, और ये केयर करते हैं photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation. बोला और जबकि ग्रीन प्लांट्स में भी सभी ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स जो हैं जो कि नॉन ग्रीन हैं उनको भी नीड होती है फूड की, खाने की जरूरत होती है ऑक्सीडेशन के लिए। हैंस फूड हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड टू ऑल द ग्रीन प्लांट्स, इसलिए बोला जो फूड है वो ट्रांसलोकेट होना चाहिए या होता है टू ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स में, जितने भी प्लांट के नॉन ग्रीन पार्ट्स है वहां पे फूड की ट्रांसलोकेशन होना जरूरी होता है। एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक, एनिमल्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम
प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो जो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और अपने प्लांट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है फूड को ऑब्टेन करते हैं। आगे है सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो सेप्रोफाइट्स होते हैं फंजाई, जैसे कि फंजाई वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। तो कम से कम हमें इम्पॉर्टेंट क्या हमें पता होना चाहिए कि जितना भी एट लास्ट जितना भी फूड है जो कि रेस्पायर जिससे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, लाइफ प्रोसेसेस की रेस्पिरेशन में उसको यूज किया जाता है, वो सब हमें फोटोसिंथेसिस से ही मिलता है। तो दिस चैप्टर डील्स विद द सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल्स टू रिलीज द एनर्जी एंड द ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है? हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल का। फूड कैसे ब्रेकडाउन होता है, फूड मटेरियल कैसे ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर और वो कैसे एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई वो कैसे ट्रैप होती है, मतलब बॉन्ड्स में बनती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बनाने के लिए वो कैसे बनती है। आगे है फोटोसिंथेसिस इज ऑफ कोर्स टेक प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट। बोला जो फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। वेयर एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm। बोला जो ये फोटोसिंथेसिस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है, लेकिन जो ब्रेकडाउन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का एनर्जी रिलीज करने के लिए वो साइटोप्लाज्म में होता है एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। The breaking of the C-C bond of complex compound through oxidation within the cells leading to the release of considerable amount of energy is called respiration। तो respiration क्या है? जो ये C-C कार्बन कार्बन बॉन्ड का जो ब्रेक होना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू सेल के अंदर, इससे कुछ रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो भी कंपाउंड जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है इस प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज द एनर्जी। बोले नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है एनर्जी रिलीज करने के लिए, लेकिन प्रोटीन्स, फैट्स और इवन ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं, कैन बी यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो इनको भी हम एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो यूज हो जाते हैं इन सम प्लांट्स में अंडर सर्टेन कंडीशंस में। कुछ कंडीशंस में ये चीजें भी एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो यूज हो जाती है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल, बोला ऑक्सीडेशन के दौरान सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन होती है उस टाइम पे ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू द सेल। बोले जितनी भी एनर्जी जो है वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे होती है वो टोटली रिलीज नहीं हो जाती है सेल के अंदर, और इन अ सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में सारी रिलीज नहीं हो जाती है। इट इज रिलीज इन सीरीज, ये सारी सीरीज में रिलीज होती है, ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस में रिलीज होती है, कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। जो कि ये स्टेप्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? एंजाइम्स को। एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और ये एनर्जी जो है उसको ट्रैप कर लिया जाता है, वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में। हैंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेशन इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली बट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी। बोला इसलिए बोला गया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन में इज इन द रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीडेशन में वो डायरेक्ट नहीं यूज होती है बट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। मतलब उसका डायरेक्ट यूज नहीं होता है, उसका यूज हम एटीपी सिंथेसिस करने में करते हैं, हमारा जो सेल्स होते हैं, विच इज ब्रोकन डाउन व्हेन एवर एनर्जी नीड्स टू बी यूटिलाइज्ड। और ये जो एटीपी फिर जब भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये एटीपी जो होता है वो ब्रेक करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। हैंस एटीपी एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। इसलिए जो एटीपी है उसको एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोला जाता है। This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism। और ये जो एनर्जी एज अ ट्रैप हुई होती है एटीपी के फॉर्म में वो यूटिलाइज होती है
बहुत सारे प्रोसेसेस जो कि एनर्जी रिक्वायर करते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वहां पे ये यूज होती है। एंड द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ द अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। और बोले जो कार्बन स्केलेटन होता है जो प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वो एज अ प्रिकर्सर बनता है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बायोसिंथेसिस करने में। नेक्स्ट है हमारे पास, डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट जो है वो सांस ले सकते हैं? वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट। बोला इसका जो आंसर है हम डायरेक्ट तो नहीं दे सकते हैं। यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। बोला लेकिन हाँ, प्लांट को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे गिव आउट मतलब वापस निकालते हैं। Hence plants have systems in place that ensure the availability of ऑक्सीजन। इसलिए मतलब कि प्लांट्स में भी वो सिस्टम होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। बोला प्लांट्स जो एनिमल की तरह उसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, बट दे हैव स्टोमेटा, उनमें स्टोमेटा होते हैं एंड लेंटिकल्स फॉर दिस पर्पस। स्टोमेटा और लेंटिकल्स होते हैं प्लांट्स में इस पर्पस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। बोला बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि प्लांट जो है वो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो रह सकते हैं। फर्स्ट, ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड। सबसे पहला क्या है कि जो प्लांट का हर एक पार्ट जो होता है वो जो गैस एक्सचेंज की जो जरूरत होती है उसे अपने आप देख सकता है। हर एक पार्ट अपने आप अलग अलग देखता है। देर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। बोला बहुत लिटिल, बहुत कम जो गैसेज होती हैं वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होती है, क्योंकि हर एक पार्ट बोला कि अपना अपना देख सकता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज की नीड अपने आप पूरी कर सकता है। सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर द गैस एक्सचेंज। और सेकेंड बात क्या है कि प्लांट्स में कोई बड़ी ज्यादा डिमांड नहीं होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। रूट स्टेम्स एंड लीव्स रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल डू। बोला रूट और स्टेम्स और लीव्स जो है उनको वो बहुत कम रेट में जो है वो रेस्पायर करते हैं, एनिमल से बहुत कम रेट में रेस्पायर करते हैं। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्जर वॉल्यूम ऑफ गैसेज एक्सचेंज। बोला जब फोटोसिंथेसिस होता है तो उसी टाइम पे बहुत ज्यादा गैसेज जो होती है वो एक्सचेंज होती है। एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और हर एक जो लीफ होती है वो इतनी वेल अडेप्टेड होती है कि वो अपनी जितनी भी गैसेज की जरूरत है उसको पूरी कर सके फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसिस availability of oxygen is not when cells photosynthesis availability of oxygen is not a problem in these cells since oxygen is released within the cell। बोला कि जो सेल्स होते हैं, सेल्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे अवेलेबिलिटी जो ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी होना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन में इस टाइम पे खुद ही सेल्स में जो होता है वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। आगे है थर्ड, द distance that gases must diffuses even in large bulky plant is not greater। वो जो डिस्टेंस होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी होती है वो ज्यादा एरिया नहीं कवर करते हैं। और बल्कि प्लांट्स इज नॉट ग्रेटर, जो मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो ज्यादा बड़े लंबे चौड़े नहीं होते हैं कि जो गैसेस होती हैं वहां पे एक्सचेंज होनी होती है। ईच लिविंग सेल इन प्लांट्स इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। बोला हर एक सेल जो होता है प्लांट का वो जो सरफेस होता है उसके बिल्कुल पास ही होता है। दिस इज ट्रू फॉर लीव्स, ये लीव्स के लिए सच है। यू मे आस्क, बट ये लीव्स के लिए हम बात कर सकते हैं कि जो हर एक सेल है वो सरफेस के प्लांट के बिल्कुल पास होता है। बट व्हाट अबाउट थिक वुडी स्टेम्स एंड रूट। लेकिन बोला कि अगर थिक वुडी स्टेम रूट की बात करें तो हम उसमें क्या बोल सकते हैं? इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर इनसाइड एंड बिनिथ द बार्क। बोले स्टेम में क्या होता है, जो लिविंग सेल्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं थिन लेयर में और बार्क के नीचे। दिस दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स। और इनमें भी कुछ ओपनिंग्स होते हैं जिनको हम लेंटिकल्स होते हैं। बार्क में भी कुछ ओपनिंग्स होती हैं इनको हम लेंटिकल्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। द सेल्स इन द इंटीरियर एंड आर डेड। सेल्स जो अंदर की तरफ होते हैं वो डेड होते हैं। प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दस द मोस्ट सेल्स ऑफ द प्लांट हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन कॉन्टेक्ट विद द एयर। इसलिए बोला जो इसकी जो स्टेम के जो मोस्ट ऑफ द सेल्स के जो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो सरफेस के कॉन्टेक्ट में होते हैं।
कम से कम सरफेस के कांटेक्ट में होते हैं। दिस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ द पेरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स। और ये भी बोला जो लीव्स में भी ये ये फैसिलिटी कैसे होती है, क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं वो पेरेन्काइमा होते हैं और उनमें लूज पैकिंग होती है स्टेम्स में और रूट्स में, विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेस। जिससे क्या होता है, जो एयर का स्पेस होता है, जो बीच में स्पेस मिला होता है, उनमें आपस में एयर में इंटरकनेक्शन होता है नेटवर्क में। द कंप्लीट कंबशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड एंड water as end product yield energy most of which is given out as heat। बोले जब कंप्लीट कंबशन होता है ग्लूकोज का तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और वाटर मिलता है और एंड प्रोडक्ट और उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें हीट के रूप में मिलती है, विच गिव आउट एज अ हीट। If this energy is to be useful to cell, it should be able to utilize it to the synthesis other molecule that the cells require। अगर ये एनर्जी जो है यूजफुल है सेल के लिए तो वो इट शुड बी एबल, वो उसको एबल होना चाहिए उसको यूटिलाइज करने के लिए ताकि वो सिंथेसाइज कर सके अदर मॉलिक्यूल्स जो कि सेल को चाहिए होते हैं। द स्ट्रेटजी दैट द plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy goes out as a heat। बोला तो जो प्लांट सेल होता है उसको ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाता है वो ताकि वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसको ऐसे कैटाबोलाइज कर सके, इन सच अ वे कैटाबोलाइज करे ताकि जो जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एज अ हीट जो है वो लिबरेट ना हो सके। द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप एनेबलिंग सम स्टेप्स to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis। बोला इसके लिए क्या एक मेन बात क्या है, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज होता है वन स्टेप में, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, उसको बहुत सारे स्टेप्स लगते हैं ऑक्सीडाइज होने के लिए ताकि और कई बार क्या होता है जो एक स्टेप होता है वो इतना लार्ज इनफ होता है ताकि जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी बनाने में मदद मिल सके उसको। हाउ दिस इज डन इज असेंशियल। वो ये कैसे होगा, ये असेंशियल है द स्टोरी ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसमें ये ही एक स्टोरी है रेस्पिरेशन की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज। बोला रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी आर रिलीज्ड एज अ प्रोडक्ट, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी जो होता है वो एज अ प्रोडक्ट रिलीज होता है। द कंबर्शन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन। कंबर्शन रिएक्शन जो होता है उसमें ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। कई ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट में जहाँ पे सेल वहां पे होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है पहुंचना मुश्किल होता है। कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशन व्हेन O2 इज नॉट अवेलेबल। बोले क्या आप सिचुएशन के बारे में सोच सकते हैं जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता है। देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बी बिलीव दैट द फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लैनेट लिव्ड इन द एटमॉस्फेयर दैट लैक्ड ऑक्सीजन। बोला बहुत सारे सफिशिएंट रीजन है हमारे पास ये विश्वास करने के लिए कि जब प्लेनेट में पहला जो सेल था वो ऐसे एटमॉस्फेयर में था जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था। इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडॉप्टेड टू द एनाएरोबिक कंडीशन। बोला अभी प्रेजेंट टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एनाएरोबिक कंडीशंस में अपने आप को अडॉप्ट कर चुके हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। इनको हम फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं, मतलब कि वो पक्के एनारोब्स होते हैं। वाइल इन अदर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज ऑब्लिगेट। और बोला कईयों में क्या होता है जो एनारोबिक कंडीशन होती है वो ऑब्लिगेट होती है। इन एनी केस all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen। बोला बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी ऐसी एंजाइमेटिक मशीनरी होती है ताकि वो पार्शली ऑक्सीडाइज कर सके ग्लूकोज को बिना किसी ऑक्सीजन की मदद से। इस तरह का जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का उससे पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस।